जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा सभी को पता चल चुका होगा कि आपन जो है आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो टॉपिक है बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट से मिड टर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके जो मिड टर्म के अभी आप सभी को पता है कि कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको अपन सॉल्व करेंगे। सारे आपके टॉपिक को यहाँ पे अपन कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पे सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेबल के कुछ एमसीक्यू है, तो इनको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है कोरोना की वजह से जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सभी जो है पेपर ऑनलाइन हुए थे मिड टर्म के। ठीक है, तो उनको यहाँ पे आप सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है 30 एमसीक्यू आते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करते हो। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश निष्प्रभावी सब्जी है, मतलब डे न्यूट्रल वेजिटेबल यहाँ पे कौन सी है। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आलू, टमाटर, बैगन या रिजिका। कौन यहाँ पे डे न्यूट्रल वेजिटेबल है भाई, आप सभी बताएं डे न्यूट्रल वेजिटेबल कौन कौन सी है। तो आपको पता है डे न्यूट्रल में कौन कौन सी वेजिटेबल आती हैं। एक तो आपकी मिर्ची हो गई जिसको चिली, ठीक है, मिर्ची हो गई आपकी, ये डे न्यूट्रल है। टमाटर हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है टमाटर। ठीक है, तो टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, इसके साथ साथ आपकी भिंडी हो गई, सभी को पता है ओकरा। ठीक है, एबेल मोस्कस एस्क्यूलेंटस इसका वैज्ञानिक नाम है, सभी को पता है, भिंडी हो गई आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी बैगन हो गई है ना, सोलिनम मेलोनंजना, तो ये इसके वैज्ञानिक नाम है। तो ये जो आपके पौधे हैं, ये जो आपकी सब्जियां हैं, ये सभी डे न्यूट्रल हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो टमाटर यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, टमाटर यहाँ पे डे न्यूट्रल वेजिटेबल होगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे आलू जो आपका है ये क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट है, यानी लॉन्ग डे वेजिटेबल है, यानी दीर्घकालीन सब्जी है। यहाँ पे बैगन भी आपका जो है क्या है, बैगन यहाँ पे जो है आपका प्रकाश निष्प्रभावी है। बैगन हो गया आपका यहाँ पे प्रकाश निष्प्रभावी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दोनों राइट आंसर, मतलब यहाँ पे आपका टमाटर भी और बैगन ये दोनों यहाँ पे जो है क्या है, प्रकाश निष्प्रभावी है, टमाटर और बैगन। इसके साथ साथ भिंडी जो आपकी कद्दू वर्गीय है सब्जियां हैं वो भी यहाँ पे जो है क्या मानी जाती हैं, ककड़ी वर्गीय कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं वो यहाँ पे प्रकाश निष्प्रभावी होती हैं। तो याद रखना इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बैगन और टमाटर यहाँ पे दोनों इसके राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड आप लोग देख सकते हो, ओकरा यानी भिंडी। तो भिंडी यहाँ पे क्या है भाई, आपकी परपरागी सब्जी है या स्वपरागी सब्जी है, या स्वपरागी तो परपरागी दोनों हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब अक्सर जो है क्रॉस परागण होता है वो वाला, यहाँ पे ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या है भाई यहाँ पे भिंडी, तो भिंडी यहाँ पे जो है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन है, याद रखना। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका स्टार भी लगा लेना, एग्जाम में शायद आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन है, जो भिंडी है ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन है। बाकी आपको सब पता है बहुत सी सब्जियों के बारे में कि स्वयं परागित सब्जी सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मटर, मटर सबसे क्या है, मटर स्वयं परागित है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है, मटर में सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है ना। मटर के साथ साथ आप लोगों ने राजमा वगैरह, राजमा हो गया आपका, लोबिया वगैरह हो गया, इनमें सभी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, बाकी आपकी जो पूर्ण परागित सब्जियां जिनको परपरागित सब्जियां बोलते हैं उनमें आपकी सभी कद्दू वर्गीय आ जाती हैं। कद्दू वर्गीय के साथ साथ आपकी गोभी वर्गीय आ जाती है, गाजर हो गई और प्याज हो गई, ये सभी आपकी परपरागित सब्जियां हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सभी लोग याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि बिल्ली के चेहरे जैसा शारीरिक विकार के रूप में पाया जाता है, मतलब किसमें बिल्ली के जैसा शारीरिक विकार पाया जाता है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कैट फेस, कैट फेस फेलोजिकल डिसऑर्डर, जो फेलोजिकल डिसऑर्डर होता है इज अ फाउंड, तो किस में पाया जाता है, यहाँ पे ब्रिंजल मतलब बैगन में, केबीज, कॉलीफ्लावर या टमाटर, किसमें यहाँ पे जो है जनरली आप लोगों ने बिल्ली जैसा चेहरा मतलब शारीरिक विकार देखा होगा। तो अधिकतर जो शारीरिक विकार पाए जाते हैं सभी ने देखा होगा टमाटर में, जो आपके अधिकतर शारीरिक विकार आपको टमाटर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बिल्ली जैसा शारीरिक विकार होता है वो किसमें देखने को मिलता है, टमाटर में। याद रखना, जो फेलोजिकल डिसऑर्डर जो सबसे ज्यादा किसी में देखने को मिलते हैं वो टमाटर में। बहुत सारे यहाँ पे आपने बहुत इनके बारे में सुना होगा, बहुत सारे इसके जो है एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका डिसऑर्डर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें ब्लोची रिपेयरिंग के बारे में सभी ने सुना होगा। एक ब्लोची है ना, एक ब्लोची जो रिपेयरिंग भी इसमें एक डिसऑर्डर पाया जाता है, किसमें, टमाटर में। और भी बहुत सारे मिलते हैं, बोरोन की कमी से, सभी पोषक की कमी से बहुत सारे जो है इसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है कि ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ब्रिंजल, यानी बैगन में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 14, यहाँ पे ऑप्शन में 16, 18 या 12। तो यहाँ पे पूछा हुआ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात की है। वैसे सभी को पता है कि 2n बराबर कितने होते हैं? 24 यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होते हैं बैगन में। बट यहाँ पे बेसिक क्रोमोसोम की बात की तो यहाँ पे 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 इज द राइट आंसर, यहाँ पे डी राइट आंसर होगा आपका। सभी लोग याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है ब्रिंजल। तो ब्रिंजल में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 12 यहाँ पे बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सभी को पता है कि अगर केले में आपसे केला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो केले में सभी ने क्रोमोसोम नंबर पढ़े होंगे 22, 33। अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपसे केले में पूछो, आपको पता है 11 बेसिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं केले के। तो ऐसे ही कुछ इसी टाइप से यहाँ पे बेसिक क्रोमोसोम नंबर आपसे बैगन के पूछे हो तो इज द राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। मतलब 12 यहाँ पे जो आपके बेसिक क्रोमोसोम नंबर होंगे बैगन में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, सभी को पता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? सभी को पता है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। तो यहाँ पे जो आपका कैप्सिसिन इज द राइट आंसर, ठीक है। मिर्च में तीखापन अगर किसी के कारण होता है तो कैप्सिसिन के कारण आपका जो है यहाँ पे मिर्च में तीखापन होता है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, यूजीनॉल। तो ये जो यूजीनॉल है ये लौंग में तीखापन, लौंग में जो आपने सभी ने लौंग खाई होगी, लौंग में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? तो यूजीनॉल के कारण जो है लौंग में तीखापन होता है। तो ये भी याद रखना क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि दूर परिवहन के लिए टमाटर के फल कहाँ से चुने जाते हैं? फॉर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन टोमेटो फ्रूट आर पिक्ड इट। मतलब टमाटर को अगर ट्रांसपोर्टेट करना है तो उनको कौन सी अवस्था में उनको ट्रांसप्लांट मतलब उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे? अगर परिवहन करना है, जैसे कि माना कि कहीं से टमाटर को लेके जाना, जैसे कि दिल्ली से टमाटर को कहाँ लेके जाना है, दिल्ली से टमाटर को बेंगलोर वगैरह या कहीं पे भी लेके जाना है, तो उसकी टमाटर की अवस्था कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो लाल पका हुआ, फटा हुआ, या यहाँ पे परिपक्व हरी अवस्था में, या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो अपरिपक्व हरी अवस्था में। तो उसको किस अवस्था में जो है अपन यहाँ से परिवहन ले जाएंगे, किस अवस्था में उसको तोड़ना चाहिए, परिवहन के लिए बेस्ट माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लें, ठीक है। तो वो जो इसकी स्टेज मानी जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो स्टेज इज द राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। अपरिपक्व और हरी अवस्था जो है इसके लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, बहुत ही सुटेबल। यहाँ पे जो अपरिपक्व हरी अवस्था होती है टमाटर को जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो ये अब आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो वैरायटी से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो आते भी हैं। तो जो आपकी उत्कल और दीप्ति नाम की वैरायटी है, उत्कल और दीप्ति किसकी यहाँ पे वैरायटी, ये पूछा हुआ है। काउपी आप देख सकते हो, टमाटर, यहाँ पे टोमेटो, चिली और ब्रिंजल, किसकी वैरायटी है भाई? यहाँ पे दीप्ति और उत्कल, ये बहुत ही फेमस वैरायटी है। किसकी भाई? दीप्ति और उत्कल बहुत फेमस है। किसकी वैरायटी है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो बी इज द राइट आंसर। उत्कल और दीप्ति आपकी टमाटर की बहुत ही फेमस वैरायटी है, ठीक है। कौन कौन सी? उत्कल और दीप्ति, याद रखना सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बी यहाँ पे राइट आंसर। वैरायटी से भी क्वेश्चन आते हैं तो सभी लोग जो है वैरायटी भी पढ़ लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन बहुत सारे, अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए वैरायटी से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि आर का समृद्धि इज एक किस्म है। मतलब आर का समृद्धि जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? आर का समृद्धि। ओकरा यानी भिंडी की है, कैप्सिकम यानी मिर्ची की है, टोमेटो या काउपी, किसकी वैरायटी है? आर का समृद्धि। तो आर का समृद्धि यहाँ पे आपकी काउपी की वैरायटी, याद रखना, ठीक है। आर का समृद्धि जो यहाँ पे वैरायटी किसकी वैरायटी है? काउपी की वैरायटी है, याद रखना। बहुत ही फेमस वैरायटी है ये आर का, आपकी जो समृद्धि वैरायटी है काउपी की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना कि म्यूसिलेज होता है यानी चिपचिपा पदार्थ, यानी भिंडी में एक चिपचिपा पदार्थ यानी श्लेष्मी आमतौर पर किस रूप में निकलता है? तो कहाँ से निकलता है भाई? आप लोगों ने भिंडी में देखा होगा चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो आमतौर में कहाँ से निकलता है? स्टेम या रूट से निकलता है, लीव्स से निकलता है, बर्ड से निकलता है या फ्लावर से? कहाँ से निकलता है भाई वो चिपचिपा पदार्थ जो भिंडी में सभी ने देखा होगा? तो आमतौर पर वो चिपचिपा पदार्थ कहाँ से निकलता है भाई? फ्लावर से निकलेगा, स्टेम या रूट से निकलेगा, या पत्ती से निकलता है, या बर्ड से? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी।
बर्ड्स से निकलता है, यानी कलिका जो होती है उससे यहाँ पे चिपचिपा और जो है आमतौर पर स्लेश में चिपचिपा पदार्थ निकलता है। भिंडी, ओकरा सभी को पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है खासतौर से वेजिटेबल सभी सब्जियों में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर आपके पाए जाते हैं, 130 के आसपास इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, है ना। और इसका ओरिजिन स्थल सभी को पता है, अफ्रीका जो है इसका ओरिजिन स्थल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्थान भी सब्जियों में बहुत महत्वपूर्ण है, भिंडी का खासतौर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हो कि एवरेज यील्ड ऑफ ब्रिंजल F1 हाइब्रिड, तो कितने टन में यहाँ की जो है एवरेज यहाँ पे औसत पैदावार अपने से पूछी है टन हेक्टेयर में। F1 जो हाइब्रिड है उसमें पूछी अपने से कितनी यील्ड होती है एवरेज बैगन की, तो 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर, या 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर, या 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपका 20 से 30 टन हेक्टेयर। तो कितनी यहाँ पे जो है इसकी औसत उपज होती है भाई, आपकी जो F1 बैगन हाइब्रिड बैगन होती है कितनी उपज होती है भाई इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर होगा 30 से 40, मतलब 30 से 40 जो आपका टन हेक्टेयर होगी। ठीक है, इसकी जो F1 हाइब्रिड बैगन होता है इसकी उपज कितनी होती है, तो 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर जो इसकी उपज होती है। तो याद रखना, ये भी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि बैगन में सफलतम उत्पादन के लिए इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंजल शुड बी, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए अगर बैगन को मतलब सफल तरीका से अगर उगाना है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए बैगन को उगाने के लिए। 15 से 20 सेल्सियस, 30 से 35 सेल्सियस, 10 से 15 सेल्सियस, या 21 से 27 सेल्सियस, कितना टेम्परेचर होना चाहिए अगर बैगन को सही से उगाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 21 से 27 सेल्सियस। याद रखना 21 से 27 सेल्सियस बहुत ही मतलब एक सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है अगर आपको बैगन को उगाना है, तो इसके लिए बहुत ही सुटेबल टेम्परेचर कितना होता है 27 से आपको दिख रहा होगा 27 से 21 से 27 सेल्सियस। ठीक है, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर बैगन को आप लोगों को भंडारित करना हो तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि अगर बैगन को भंडारित करना है, ठीक है, अगर बैगन को भंडारित करना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बैगन को अगर भंडारित करना है तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो बैगन को अगर भंडारित करना है तो 10 से 11 सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ही सुटेबल माना जाता है बैगन को भंडारित करने के लिए। तो याद रखना, ठीक है, बैगन को भंडारित करने के 10 से 11 सेल्सियस बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक टेम्परेचर माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हो, बहुत ही फेमस वेरायटी है ये आपकी काशी लालिमा। किसकी जो है किस्म है यहाँ पे काशी लालिमा भाई, किसकी फेमस वेरायटी है काशी लालिमा, टमाटर की, चिली की, यानी यहाँ पे ओकरा यानी भिंडी की, या कलर कैप्सिकम। कलर कैप्सिकम मतलब जो लाल मिर्ची होती है उसकी फेमस वेरायटी है। किसकी यहाँ पे जो है फेमस वेरायटी आपकी काशी लालिमा। तो काशी लालिमा यहाँ पे जो ओकरा यानी भिंडी है, तो भिंडी की बहुत ही फेमस वेरायटी है यहाँ पे, कौन सी, काशी लालिमा। खासतौर से जो यहाँ पे है एमपी में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है वेरायटी। याद रखना, एमपी में अगर सबसे ज़्यादा कोई वेरायटी चलती है तो वो काशी लालिमा जो आपकी वेरायटी है, ये एमपी में बहुत ही फेमस जो है किस्म मानी जाती है काशी लालिमा। और ओकरा की बहुत ही फेमस वेरायटी है ये काशी लालिमा। तो इसको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछ भी सकता है अपने से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओकरा की उत्पत्ति, मैंने आपको अभी बताया था कि जो है भिंडी की उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है भिंडी का, इंडिया माना जाता है, अफ्रीका, अमेरिका या चाइना। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ओकरा का उत्पत्ति स्थान यानी ओरिजिन स्थल है वो यहाँ पे अफ्रीका माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि सभी लोग जो है एक बार क्या करें, टमाटर का ओरिजिन स्थल, इन सबका क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन स्थल, चिली के क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन स्थल, ओकरा का क्रोमोसोम नंबर, ओकरा का उत्पत्ति स्थल, ये सभी के इनका सब्जियों का सभी लोग याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस वेराइटियों से, मैंने बोला ना अधिकतर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो वेराइटी से क्वेश्चन आए हुए, तो वेराइटी से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, टमाटर की सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है, सूत्रकृमि प्रतिरोधी भाई कौन सी यहाँ पे सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है आपकी टमाटर की, आर का बंदना, आर का सौरभ, B6481 या यहाँ पे मेघा। कौन सी वेराइटी जो है यहाँ पे टमाटर की नेमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंस वेराइटी मानी जाती है भाई, टमाटर की बहुत ही फेमस वेराइटी है वो, टमाटर की जो है रेजिस्टेंस वेराइटी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो टमाटर में सूत्रकृमि यानी नेमाटोड्स होते हैं उसकी रेजिस्टेंस वेराइटी मानी जाती है आर का बरदान। ठीक है, याद रखना, आर का बरदान जो यहाँ पे आपकी वेराइटी है, सभी को पता है आर का बरदान बहुत ही फेमस वेराइटी है टमाटर की। ठीक है, तो आर का बरदान जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस मानी जाती है किसके लिए,
नेमाटोड्स के लिए। टमाटर में आपको पता है बहुत सारे यहाँ पे टमाटर में बहुत सारी डिसीज होती हैं अलग अलग, आपने सभी ने टमाटर में सुना होगा, जीवाणु उगटा होता है, फ्यूजेरियम होता है, यहाँ पे नेमाटोड्स होता है, पत्ती मुड़क, ये सभी जो है टमाटर के रोग हैं, याद रखना, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी वेरायटी है, रेजिस्टेंस वेरायटी है, तो यहाँ पे नेमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंट वेरायटी है वो कौन सी है, तो यहाँ पे नेमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंट वेरायटी आपकी आर का वरदान, ठीक है, याद रखना। आर का वरदान के साथ साथ एक और आप लोगों ने सुनी होगी सेल 120, तो ये भी जो वेरायटी है ये भी नेमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है। कौन सी? सेल 120, ये बहुत ही फेमस वेरायटी है ये भी टमाटर की, तो ये भी जो है अपना नेमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंट वेरायटी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस है कि विच वन इज द डीप रूटेड वेजिटेबल क्रॉप, मतलब कौन सी एक गहरी जड़ वाली सब्जी की फसल है जिसकी जड़ें जो है बहुत गहराई तक जाती हैं, गहराई जड़ वाली क्रॉप यहाँ पे कौन सी है, ये पूछा हुआ है। तो कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, काउपी या यहाँ पे ओनियन, तो किसकी जड़ें हैं जो है गहराई तक जाती हैं भाई, यहाँ पे ये पूछा हुआ है अपने से, किसकी जड़ें यहाँ पे गहराई तक जाती हैं भाई, कॉलीफ्लावर की जाती हैं क्या, ब्रिंजल की जाती हैं क्या, है ना, या यहाँ पे काउपी या ओनियन, तो किसकी वेरायटी जो है अधिक गहराई तक जाती है। तो यहाँ पे याद रखना जिसकी जड़ें अधिकतर, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा, ब्रिंजल, ठीक है, याद रखना यहाँ पे ब्रिंजल जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लेंगे, तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। कितनी गहरी जड़ जाती है बैगन की, जो समथिंग 80 से जो आपका 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, याद रखना 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसकी गहरी जड़ जाती है, किसकी, बैगन की, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है बैगन की, खासतौर से 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बैगन की गहरी जड़ जाती है। बैगन के साथ साथ इतना ही जो है मिर्ची की समथिंग जो है गहराई तक जड़ जाती है, मिर्ची आप सभी को पता है चिली की, ठीक है, और खरबूज हो गया, सलजम हो गया, तो इन सभी की गहराई जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। बाकी सबसे ज़्यादा गहरी जड़ आपसे अगर कभी कोई पूछे तो तरबूज की जाती है, टमाटर की जाती है, टमाटर की बहुत गहरी जड़ें जाती है, ठीक है, याद रखना टमाटर की बहुत ही गहरी जड़ें जाती है, टमाटर हो गया, शतावर हो गया, तो इन सभी की बहुत ही गहरी जड़ें जाती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। वैसे टमाटर की अगर आपसे कभी कोई पूछे तो कितनी 120 से 180 सेंटीमीटर तक जो है जनरल इसकी जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, कितनी 120 से 180 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है, कि एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी सबसे कम आपकी प्याज की जाती है यहाँ पे 15 से 30 सेंटीमीटर के आसपास जो यहाँ पे प्याज की जाती है, बहुत उथली जड़ पाई जाती है किसमें, प्याज में, याद रखना। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पे देख सकते हो, द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ ओकरा, यानी जो भिंडी की मतलब सबसे गंभीर रोग के लिए, सबसे गंभीर रोग मतलब कौन सा होता है भिंडी का, यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि भिंडी का सबसे गंभीर रोग कौन सा होता है, सभी को पता है एलोबेन मोजेक, सभी को पता है भाई इसके बारे में, ठीक है। आपका जो पीला मोजेक होता है वो भिंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पे जो पीला मोजेक होता है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। भिंडी में जो आपका एलोबेन मोजेक होता है जिसको YVMB कहते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो ये आपका जो है भिंडी में बहुत ही नुकसान पहुंचाता है पीला बैन मोजेक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिख रहा होगा सभी को इसकी स्क्रीन पर कि द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल पर कैप्टा पर डे कितनी होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की औसत आवश्यकता कितनी है, कितनी है भाई, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या 600 ग्राम। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रति जो है औसत आवश्यकता है तो कितनी है, 400 ग्राम की है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की औसत आवश्यकता होती है, कितनी की होती है, लगभग 400 ग्राम होती है, ठीक है, याद रखना। वैसे 380 ग्राम के आसपास जो है अपन आंसर करेक्ट आंसर होता है 380 ग्राम के आसपास, बट यहाँ पे अपन 400 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 400 आपको सभी को दिख रहा होगा ऑप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो खुले परागण टमाटर की किस्म की बीज दर होती है, कितनी बीज दर होती है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भटकाने के लिए खुले परागण मतलब यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने के लिए कि थोड़ा सा स्टूडेंट घूम जाए। बाकी सीड रेट आपसे पूछा हुआ किसका, टमाटर का। तो टमाटर का जो है बीज दर कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी होनी चाहिए टमाटर की बीज दर, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, या 200 से 300 या 500 से 600 या 400 से 300 से 400। तो सभी को पता है टमाटर की जो है सीड रेट कितना होता है, तो टमाटर का यहाँ पे सीड रेट सभी को पता है 400 से 500, ठीक है। 400 से 500 जो आपका टमाटर का यहाँ पे सीड रेट होता है, सभी को पता है भाई, है ना।
400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखना जो टमाटर का सीड रेट कितनी होती है, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ है सीड रेट, तो इसको याद रखना। बाकी हाइब्रिड का आप लोगों को पता है कि 100 से 120 ग्राम के आसपास ग्राम पर हेक्टेयर किसका होता है, संकर। अगर आप टमाटर लगाते हो तो 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपका टमाटर का होता है। तो ये भी जो है आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, द हेड क्वार्टर ऑफ एपीईडीए इज अ लोकेटेड इट, यानी एपीडा का मुख्यालय कहाँ पे है। सभी को पता है यहाँ पे एपीडा का क्या मतलब है। एपीडा का यहाँ पे मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड। यहाँ पे सभी को पता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है ना, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्शन। याद रखना, फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका पूरा जो नाम है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये अपने से पूछा हुआ है। तो दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना 1980 कब हुई थी, 1986 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। किसको, एपीडा को 1986 में दिल्ली में, यहाँ पे जो है दिल्ली में इसको एस्टेब्लिश किया था। और ये आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, तो इसको याद रखना। यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने आप बात की थी कि जो है टमाटर में जो एक समस्या होती है ब्लोची रिपेयरिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। टमाटर में ब्लोची रिपेयरिंग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है, कौन से पोषक तत्व की कमी से भाई यहाँ पे टमाटर में ब्लोची रिपेयरिंग होता है। बताएं भाई क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नाइट्रोजन की कमी से होता है क्या, पोटास की कमी से होता है क्या, फॉस्फोरस की कमी से होता है क्या, या बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से यहाँ पे टमाटर में ब्लोची रिपेयरिंग नामक जो है विकार पाया जाता है। ब्लोची रिपेयरिंग एक प्रकार का ये जो है आपका टमाटर का शारीरिक विकार है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो पोटास की कमी से। याद रखना यहाँ पे जो ब्लोची रिपेयरिंग समस्या होती है वो यहाँ पे पोटास नामक जो पोषक तत्व है इसकी कमी से, पोटास की डेफिशिएंसी से यहाँ पे ब्लोची एंड रिपेयरिंग नामक शारीरिक विकार जो है टमाटर में हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग याद रखना। बाकी बोरोन की कमी से बहुत सारे जो है टमाटर में शारीरिक विकार हो जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी याद रखना। टमाटर जो आपकी पत्ता गोभी की प्रथम संश्लेषित किस्म कब विकसित की गई। टमाटर की जो आपकी सिंथेटिक वैरायटी है इसको कब विकसित किया गया भाई, केबीज की, किसको कब डेवलप किया गया, 1992, 1999 या 1989 या 1984, इसको कब जो है संश्लेषित किया गया। तो याद रखना जो पत्ता गोभी की प्रथम संश्लेषित किस्म है उसको 1992 में इसको विकसित किया गया था। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1992 में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब सॉरी इसको जो है डेवलप किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख सकते हो बैगन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान। तो अपने ने इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी, मेरे को लग रहा है शायद ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे 17 से 20 सेल्सियस राइट आंसर होगा, ठीक है। टमाटर की खेती के लिए यहाँ पे 17 से 20 सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही सुटेबल माना जाता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हो, आर्का हरिता किसकी किस्म है। जो आपकी आर्का हरिता किस्म है ये किसकी वैरायटी है भाई, आर्का हरिता, टोमेटो की, चिली की, कैप्सिकम या ओकरा, किसकी यहाँ पे वैरायटी है आपकी जो आर्का हरिता। तो आर्का हरिता यहाँ पे आपको समझ में ही आ रहा होगा, चिली की यहाँ पे वैरायटी है, याद रखना। आर्का हरिता किसकी वैरायटी है, चिली की बहुत ही फेमस वैरायटी आपकी आर्का हरिता, जो कि खासतौर से मसालों में बहुत लोकप्रिय है। आपकी आर्का हरिता बहुत ही फेमस वैरायटी है, बहुत ही तीखी होती है, याद रखना, बहुत तीखी वैरायटी होती है आपकी आर्का हरिता। और मसालों में सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी आपकी आर्का हरिता है, याद रखना, ठीक है। मसालों में अगर कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा फेमस है तो आपकी वहाँ पे आर्का हरिता मसालों में सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी मानी जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। तो ये भी आप सभी को पता है कि टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ टमाटो में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसका जो है सभी को पता है वैज्ञानिक नाम है। तो टमाटर में 24 आपके यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होते हैं, बैगन में आपके 24 होते हैं, टमाटर में भी यहाँ पे 24 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये भी यहाँ पे एक रोग से संबंधित क्वेश्चन आया है कि बैगन की निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। भाई प्रतिरोधी मतलब रेजिस्टेंस है, फोमोप्सिस ब्लाइट बहुत ही खतरनाक जो है एक
रोग लगता है टमाटर में, फोमोप्सिस ब्लाइट, तो इसके लिए कौन सी ऐसी वेरायटी है जो बैगन की रेजिस्टेंस है? पंच सम्राट बहुत ही फेमस वेरायटी बैगन की, पंत ऋतुराज मोस्ट इंपोर्टेंट वेरायटी, पूसा भैरव ये भी बहुत फेमस वेरायटी है। चारों यहाँ पे बहुत ही फेमस वेरायटी है आपकी, चारों जो आपकी पंच सम्राट, पंत ऋतुराज, पूसा भैरव, पूसा पर्पल, ये चारों टमाटर की सॉरी इसकी बैगन की बहुत फेमस वेरायटी है। बट यहाँ पे फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए कौन सी वेरायटी यहाँ पे रेजिस्टेंस है? तो पूसा भैरव, यहाँ पे याद रखना जो पूसा भैरव एक वेरायटी है, ये आपकी जो है फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए बहुत ही रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है। याद रखना पूसा भैरव है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी वेरायटी जो है रेजिस्टेंस मानी जाती है, तो यहाँ पे पूसा भैरव आपकी जो वेरायटी है ये जो है किसके लिए? फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, बाकी आप सभी ने सुना होगा बैगन में जो है जीवाणु उकटा रोग भी लगता है, तो पंत सम्राट और पंत ऋतुराज ये जीवाणु उकटा सभी ने सुना होगा। ठीक है, जीवाणु उकटा जो रोग लगता है उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है। तो इन सभी को जो है आप याद रखना। बैगन में छोटी पत्ती भी होता है जिसमें मंजरी गोटा बहुत फेमस वेरायटी है आपकी, सभी ने सुना होगा मंजरी गोटा के बारे में। तो जो मंजरी गोटा फेमस वेरायटी है इसकी बैगन की बहुत ही फेमस वेरायटी है। और यह छोटी पत्ती आपने सुना होगा बैगन में रोग होता है छोटी पत्ती रोग, तो उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है। याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी फसल है जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? नॉट अ ट्रांसप्लांट यानी प्रतिरोपित नहीं किया जा सकता। तो काउपी, ओकरा या पी या यहाँ पे ओनियन, किसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? भाई ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? किसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? यानी सीधी सीधी बात है जिसकी यहाँ पे नर्सरी तैयार नहीं की जा सकती। बताएं भाई क्या होगा यहाँ राइट आंसर जिसको जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे जो है किसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता भाई? जैसे आपका यहाँ पे काउपी भी हो गया, ओकरा भी हो गया, जिसको जो है इनको सीधी बुवाई की जाती है। भाई यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? भिंडी होगा या आपका यहाँ पे मूली होगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? या ओनियन होगा। ओनियन सभी को पता है इसको रोपित वाली फसल है, मतलब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसको किया जाता है? ओनियन को। सभी को पता है इसको क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है ओनियन को। आप लोग सभी को पता है इसको क्या किया जाता है? रोपण इसके जो है नर्सरी तैयार की जाती है। किसकी? प्याज की यहाँ पे नर्सरी तैयार होती है, सभी को पता है। रोपण वाली सब्जी है ये। फूल गोभी हो गई आपकी, पत्ता गोभी हो गई, बैगन हो गई, टमाटर हो गई, मिर्ची हो गई, ये सभी क्या है? रोपण वाली फसलें हैं। ठीक है, याद रखना रोपण वाली फसलें हैं। यहाँ पे किसका जो है पूछा होगा कि प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो आपकी किसका प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता? तो भिंडी आपका जो यहाँ पे ओकरा का प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका यहाँ पे प्रतिरोपण नहीं, प्रतिरोपित फसल नहीं है? तो वो आपकी यहाँ पे ओकरा जो है प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप नहीं है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की जड़ की गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है? भाई कौन सी? अभी आपने बात की गहराई से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसकी गहराई, कौन सी ऐसी फसल है इसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है? मैंने अभी आपको बताया था सारी इसके बारे में जानकारी। तो यहाँ पे जो प्याज होती है इसकी बहुत ही कम उथली जड़, मैंने आपको बताया था कि उथली जड़ वाली फसल है। प्याज हो गया, सलाद हो गई, छोटी हो गई और छोटी मूली हो गई, ये सभी क्या है आपकी जो है ओनियन, ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो है इनकी गहराई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। प्याज को कितने तापमान पर भंडारित करना चाहिए? इट व्हाट टेम्परेचर शुड ऑनियन बी स्टोरेज? भाई प्याज को कितने टेम्परेचर भंडारित करना चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लें। तो प्याज को सभी को पता है 0 सेल्सियस पे भंडारित करते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे ऑप्शन में 0 सेल्सियस दिख रहा है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यानी प्याज को 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या करना चाहिए? प्याज को 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको भंडारित करना चाहिए प्याज को। जबकि आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। तो जब उसको भंडारित करोगे तो वहाँ पे आर्द्रता आपकी 70 से 75% वहाँ पे ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो 70 से 75 यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 29 के बारे में कि बोल्टिंग। बोल्टिंग एक समस्या है भाई। ये किसकी समस्या है? बोल्टिंग सभी को पता है कि आपका जो है बोल्टिंग किसके कारण होता है? जैसे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाए या आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये बोल्टिंग की क्रियाएं जो है हो जाती है। तो किस में हो जाती है क्रियाएं बोल्टिंग की? तो बोल्टिंग जो समस्या पाई जाती है वो आपका ओनियन, ठीक है, ओनियन एलियम शेपा जो आपके है इसमें जो है सबसे ज़्यादा बोल्टिंग की समस्या पाई जाती है, अगर देखने को मिलती है। याद रखना, ठीक है। क्या हो जाता है? ये बोल्टिंग में प्याज रहती है, प्याज का जो बीच वाला भाग होता है वो खोखला हो जाता है। जो बीच प्याज है, प्याज के इसके बीच वाला भाग यहाँ पे खोखला हो जाता है, इसको बोल्टिंग बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा। अभी इसके बारे में अपने पहले बात कर ली कि भिंडी में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 130 यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं भिंडी में, ठीक है। तो ये आपके जो है मिड टर्म के क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे, तो इनको आपने जो है सॉल्व कर लिया। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके जो है बोल सकते हो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, और इसका जो है जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।